आज के वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट का फटाफट रिवीजन करते हैं इंडेक्स वाइज। देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो एक्ट नंबर है 25 है और हमारे पास 1955 के अंदर आया था। ये जो है इसको असेंट मिली थी 18 में। 25 नंबर का एक्ट है और 18 मई को इसको क्या मिली थी, असेंट मिली थी। उसके बाद में सेक्शन नंबर 1 हम देखते हैं, शॉर्ट टाइटल। इसको हिंदू मैरिज एक्ट पे बोला जाता है और ये हिंदूज पे अप्लाई होता है। जो सेकंड सेक्शन है वो है कि कौन कौन एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि किस पे ये अप्लाई होगा। तो ये हिंदू पे अप्लाई होगा। अब आप बोलोगे हिंदू कौन होता है, तो इसका आंसर सेक्शन 2 के अंदर है। हिंदू बाय रिलीजन जो होगा, जिसमें ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, इन सबके फॉलोअर्स भी इंक्लूडेड है। सेकंड बी पॉइंट के अंदर ये बोला गया है कि बुद्धि, जैन, सिख बाय रिलीजन जो होंगे वो भी हिंदू होंगे। और तीसरे के अंदर बोला गया है कि अगर कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ज्यू है, तो वो हिंदू नहीं होंगे। एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट में बोला गया है। जो थर्ड क्लोज है, डेफिनेशन क्लोज, वो छोटा सा ही है और इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले डेफिनेशन है कस्टम एंड यूजेस की, जिसमें ये बोला गया है कि कोई बहुत ही कंटिन्यूसली यूज हो रहा है, यूनिफॉर्म यूज हो रहा है, यूनिफॉर्मली यूज हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक यूज हो रहा है, तो वो कस्टम और यूजेज में माना जाएगा। वो पर वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करा होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। तो वो ए के अंदर दिया गया है। अब बी के अंदर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया गया है बी के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो कोर्ट होती है जो सिविल सिटी कोर्ट मानी जाती है। सी के अंदर फुल ब्लड, हाफ ब्लड दिया गया है। तो सी के अंदर फुल ब्लड क्या होता है, देखिए, अगर आपके मम्मी पापा सेम है तो आप दोनों भाई बहन फुल ब्लड है। और अगर आपके जो पापा एक है पर मम्मी दो है, पापा एक है और मम्मी दो है, तो आप क्या हो जाएंगे, दोनों भाई बहन हाफ ब्लड हो जाएंगे। अब देखिए, कई केसेस में क्या होता है कि दो पापा होते हैं और एक मम्मी होती है, तो उसको हम यूट्राइन ब्लड बोलते हैं, जो डी पॉइंट के अंदर दिया गया है। ई के अंदर प्रेस्क्राइब है, जो रूल से प्रेस्क्राइब होगा। एफ के अंदर सपिंडाज रिलेशनशिप होती है। सपिंडा मतलब क्या होती है कि 5 जनरेशन हम पापा की साइड छोड़ते हैं, फादर की साइड, और 3 जनरेशन हम मदर की साइड छोड़ते हैं। इन जो ये जो छोड़ी साइड का मतलब होता है, इनमें आप इन लेवल्स पे आप शादी नहीं कर सकते। मतलब 5 जो है पापा की तरफ की जनरेशन और 3 जो है मम्मी की तरफ की जनरेशन, इन जनरेशन में आप क्या कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। वो सपिंडाज रिलेशनशिप में आ जाएगी। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर भी 4-5 पॉइंट दिए गए हैं जिन रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। जैसे कि आपके लीनियर असेंडेंट होंगे, जिसके अंदर क्या आप जैसे कि चाची हुई, मामी हुई, उनसे शादी नहीं कर सकते। या कोई भी भाई बहन हुए, अंकल नीज हुए, आंट नेफ्यू हुए, या फिर 2 भाई बहन के बच्चे हुए, ये सब आपस में शादी नहीं कर सकते। तो कुछ रिलेशनशिप्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है। वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है कि आप यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। अब देखिए, इतनी डेफिनेशन थी, सिंपल है और बहुत कम है, आराम से याद हो जाएगी। अब उसके बाद में ओवरराइडिंग इफेक्ट के अंदर यही बोला गया है कि अगर इस एक्ट के पहले कोई टैक्स, कोई रूल, कोई इंटरप्रिटेशन आती है और अगर वो इनकंसिस्टेंट होती है इस एक्ट से, तो वो सीज हो जाएगी। बस इतना ही बोला गया है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका वो ये है, सेक्शन नंबर 5, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। इसके अंदर 5 कंडीशन दी गई है जो क्लोजेज वाइज याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्लोज है बाइगैमी का, कि आपके लिविंग स्पाउस नहीं होनी चाहिए। दूसरे के अंदर जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये अनसाउंड माइंड को लेकर रिलेटेड है। तो जिसके अंदर ए पॉइंट में अनसाउंड माइंड है, बी पॉइंट के अंदर उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, और तीसरे पॉइंट के अंदर उसको इंसैनिटी के अटैक नहीं आने चाहिए। उसके बाद में 3 पॉइंट के अंदर तीसरे के अंदर क्लोज के अंदर एज दी गई है कि 21 ईयर और 18 ईयर्स की एज है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो है उसके अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दी गई है। और पांचवा पॉइंट जो है उसके अंदर ये बोला गया है कि सपिंडा, जो हमने ऊपर पढ़े प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप, तो वो सब दी गई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर बाइगेमी है, सेकंड पॉइंट के अंदर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, थर्ड पॉइंट के अंदर एज दी गई है, और 4 पॉइंट के अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप दी गई है, और 5 के अंदर सपिंडाज जो है वो दी गई है। मतलब इनमें आप शादी नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन आप बीच करते हैं तो वो जो मैरिज है वो वॉइड हो जाएगी। अब कौन सी वॉइड होती है, कौन सी वॉइडेबल होती है और कौन सी वैलिड होती है, ये हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद में 6 जो है वो रिपील्ड हो चुका है। 7 के अंदर सेरेमनीज दी गई है कि 7 फेरे होने चाहिए। कुछ में ये 7 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, डिपेंड करता है, पर ये कस्टम है कि जो सेरेमनीज इंक्लूडेड है 7 फेरे, वो इसके अंदर आ जाएंगे। 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन नंबर बहुत बार पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन नंबर 8 के अंदर है, ये ध्यान रखना है। और जो इसका जो केस है वो है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेकर केस है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में आता है रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 9 के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स है और 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन है। अब देखिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या होता है। देखिए, आप क्या करोगे, कोई भी अगर आपको विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी होगा बिना किसी एक्सक्यूज के, तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए होता है, 1 साल के लिए दिया जाता है।
जुडिशियल सेपरेशन होता है वो आपको डिवोर्स से पहले 1 साल के लिए दिया जाएगा, ये सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है। अब उसके बाद में जो है वॉइड मैरिजेज़ आएँगी, वॉइड मैरिजेज़ सेक्शन 11 के अंदर दी गई है। वॉइड मैरिज का इसका मतलब ये होता है कि नल एंड वॉइड हो जाएगी कौन-सी मैरिज जो क्लॉज़ 1 के अंदर थी, 1 के अंदर क्या दिया गया था बाइबिगेमी, ये सेक्शन 5 जो अभी हमने पढ़ा था उसी की है ये सेक्शन हम कि बाइगेमी के अंदर अगर कोई मैरिज होगी वॉइड हो जाएगी। उसके बाद में 4th पॉइंट के अंदर क्या था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और फिर था 5th पॉइंट के अंदर सपिंडास, तो प्रोहिबिटेड और सपिंडास के अंदर भी शादी होगी तो वो भी वॉइड हो जाएगी और अगर बाइगेमी में शादी होती है तो वो भी वॉइड हो जाएगी। बाइगेमी मतलब लिविंग स्पाउस अगर आपका है तो कोई। अब उसमें बाद में आता है 12 पॉइंट में वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो वॉइडेबल मैरिज के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट में अगर शादी होती है तो वॉइडेबल हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंसी। अगर हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी मैरिज वॉइड करवा सकते हो। सेकंड पॉइंट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर वो हस्बैंड पागल है तो आप क्या कर सकते हो, आदमी पागल है तो आप क्या कर सकते हो, वॉइडेबल करा सकते हो मैरिज को। थर्ड ये बोल रहा है कि जो कंसर्न जो आपने ली थी शादी की वो बाय फोर्स या फिर बाय फ्रॉड ली थी या फिर कुछ चीजें छुपा के ली थी, तो वो सी पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट है कि अगर कंसेंट फोर्स और फ्रॉड से ली गई है तो आप क्या कर सकते हो, उसको वॉइडेबल करवा सकते हो। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये बोला गया है कि जो रेस्पोंडेंट है अगर वो प्रेग्नेंट हुई होती है पहले किसी और पर्सन से, तब भी आप क्या करा सकते हो, वॉइडेबल करवा सकते हो उस मैरिज को। प्रेगनेंसी पहले से मतलब शादी के पहले अगर प्रेगनेंसी उसकी हो रखी थी तो आप वॉइडेबल मैरिज को करवा सकते हो। अब ये ही कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसके अंदर जो कि वॉइडेबल बनाते हैं मैरिज को। अब ये जो है इन सब के लिए देखिए फ्रॉड अगर आप फाइंड आउट करते हैं ना, तो जिस दिन से आपको पता लगा है उस दिन से 1 साल का टाइम दिया जाएगा। 1 साल तक आप आइए और क्या करिए, इस फ्रॉड का बताइए और अपनी मैरिज को वॉइडेबल कराइए। अब उसके बाद में आता है 13 के अंदर डिवोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 के अंदर डिवोर्स दिया गया है, क्या क्या ग्राउंड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो इस एक्ट का। देखिए 13 के अंदर जो डिवोर्स दिया गया है उसके अंदर कंडीशंस दी गई है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर आप क्या कर सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो। सबसे पहला जिसमें सबसे पहला देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर आता है वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आपने किया है तो आप डिवोर्स ले सकते हो। अब जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि 2 पॉइंट है उसके अंदर। ए पॉइंट के अंदर क्रुअल्टी, अगर आपके साथ क्रुअल्टी होती है आप डिवोर्स ले सकते हो। दूसरे के अंदर आता है डिजर्शन, अगर आप 2 साल से चले गए हो कहीं पर, डिजर्शन हो गए हो 2 साल तक, तो आप क्या कर सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो। ये हो गया 2 पॉइंट। अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कन्वर्जन का पॉइंट। कन्वर्जन मतलब कि आपने दूसरे किसी रिलीजन के अंदर क्या करना है, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि आप हिंदू थे और अब आप क्या बन गए हो, मुसलमान बन गए हो, कोई और रिलीजन में आपने खुद को कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन अगर आपने किया है तो आप डिवोर्स ले सकते हो। फोर्थ के अंदर आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर आपको कोई हो गई है या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो। अब फिफ्थ पॉइंट के जो जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो क्या, अब रिपील हो गया, उसमें लेप्रोक्रेसी नाम की डिसीज होती थी जो अब पाई नहीं जाती, ये रिपील हो गया है एक क्लोज। उसके बाद में आता है वेंडल डिजीज, अगर आपको कोई है, मतलब वेंडल डिजीज क्या होती है, जो कम्युनिकेट हो सकती है, मतलब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को जा सकती है वो डिजीज, तो अगर आपको ऐसी कोई डिजीज है तो भी आप डिवोर्स ले सकते हो। अब उसके बाद में आता है रिलीजियस ऑर्डर, अगर कोई रिलीजियस ऑर्डर है, मान लो कि साधु महात्मा बन गए या कुछ हिमालय पे चले गए आप छोड़ छाड़ के, तो वो किसके अंदर आएगा, रिलीजियस ऑर्डर के अंदर आएगा। अब फिर फिर लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि आप 7 साल से सुने नहीं गए हो, नॉट हियर फॉर 7 ईयर्स, तो आप क्या कर सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो डिवोर्स के पॉइंट दिए गए हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप डायरेक्ट से पढ़ोगे तो अच्छे से आपको बाद में समझ में आ जाएंगे। 7 पॉइंट है और 7 के 7 ध्यान रखने हैं। अब 1 ए जो है, 1 ए के अंदर दो चीजें दी गई है। अगर देखो हमने जो 9 और 10 के अंदर पढ़ा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन, तो ये दोनों भी डिवोर्स के ग्राउंड हो सकते हैं अगर आपने रेस्टिट्यूशन में भी 1 साल निकाल लिया और जुडिशियल सेपरेशन में भी 1 साल निकाल लिया। और ये जो है ये 1 ए के अंदर दी गई है ये चीज। उसके बाद में आता है 1 ए हो गया, 1 ए के बाद में आता है सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज जो है, देखो 13 का जो सेकंड क्लोज है उसके अंदर वो ग्राउंड्स दिए गए हैं जहाँ पे वाइफ पिटीशन लेके आ सकती है। मतलब हस्बैंड ने तो पहले जो इतने ग्राउंड से, ये तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ले सकते हैं, पर स्पेशल राइट दिया गया है वाइफ को भी कि आप सिर्फ आप ही आइए और आप इसके अंदर जो भी चीजें उन पे डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें जो सिर्फ वाइफ को मिली है,
जिसमें आता है सबसे पहले हस्बैंड रीमैरी कर ले, मतलब हस्बैंड ने वापस शादी कर ली है तो वो क्या कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। अदर वाइफ है वो लिविंग होनी चाहिए उसके अंदर। फिर सेकंड है कि जो हस्बैंड है वो गिल्टी है रेप, सोडोमनी या वेस्टलिटी को लेकर, तो उस केस में भी वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है 144 के अंदर, जो बीएनएसएस का 144 है और 125 सीआरपीसी का, तो उसके अंदर अगर मेंटेनेंस ले रही है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो वो फाइल कर सकती है। उस लास्ट पॉइंट के अंदर 15 साल की मैरिज में छोटी की शादी कर दी थी, जैसे ही 18 साल की हुई, मैच्योर हुई, उसको लगा नहीं मैं इस शादी में नहीं रह सकती, तो वो डिवोर्स ले सकती है। तो ये कुछ ग्राउंड जो टू क्लोज के अंदर दिए गए हैं, ये सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। अब 13A हम देखते हैं, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट दिया गया है कि आप आपस में म्यूचुअली, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके म्यूचुअली कंसेंट करके आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। ये इसमें दिया गया है म्यूचुअल कंसेंट 13B के अंदर। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13B के अंदर दिया गया है। फिर अल्टरनेट रिलीफ जो है डिवोर्स प्रोसीडिंग का, ये 13A के अंदर दिया गया है। आपको अल्टरनेट रिलीफ लेना है। अल्टरनेट रिलीफ जो है कौन से क्लोजेस के अंदर मेंशन है, जो 13 क्लोज थे उसके अंदर सेक्शन नंबर 2, क्लोज क्लोज नंबर 2, फिर क्लोज नंबर 6 और क्लोज नंबर 7, इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट रिलीफ ले सकते हैं। कौन कौन से केसेस है, जैसे कि अगर आप हिंदू में कन्वर्ट हो गए तब आप ले सकते हैं। फिर अगर आप रिनाउंस हो गए वर्ड से, मतलब साधु महात्मा बन गए हैं, उसके बाद में 7 साल से, मतलब 7 साल से आप कहीं भी सुने नहीं जा रहे हैं, नॉट हियर फॉर 7 ईयर्स, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट 13B के अंदर आ ही गया है, आप एक एक दूसरे से म्यूचुअली कंसर्न करके डिवोर्स ले सकते हो, 13 के अंदर आ गया। 14 के अंदर नो पिटिशन प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, शादी के 1 साल तक आप डिवोर्स नहीं ले सकते। पहले आपको 1 साल निकालना है शादी होने के बाद, उसके बाद ही आप आइए डिवोर्स लेने के लिए। 15 के अंदर ये क्या बोला गया है कि अगर आपने डिवोर्स लिया है तो आप वापस शादी कब कर सकते हैं, तो 90 डेज अपील खत्म होने के बाद आप ले सकते हैं। और अपील कब खत्म होगी, 90 डेज के अंदर खत्म होगी, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, वापस शादी कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। लिजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज ये बोलता है कि जो लिजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे उसमें सिर्फ इतना ही होगा कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उनको मिलेगी, इलिजिटिमेट बच्चे को जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी सिर्फ वही मिलेगी। 17 में अंदर पनिशमेंट दी गई है बाईगेमी की, तो वो पनिशमेंट कहाँ दी गई है, 82 क्लोज 1 के अंदर, और 82 क्लोज 2 जो है बीएनएसएस का, सॉरी बीएनएस का, आईपीसी जो नई वाली है उसके अंदर 82 और 82 का क्लोज 2 है बीएनएस का, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी बाईगेमी की। अब 18 जो है वो पनिशमेंट दी गई है कि आपने जो कंडीशन वॉइड करी, कंडीशन का अगर जो कंडीशन 5 के अंदर मेंशन है, अगर वो आपने उन कंडीशन को तोड़ा है तो आपको 18 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। ये पनिशमेंट कितनी है, देखिए एज वाला जो क्लोज था जिसके अंदर 18 और 21 की एज होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन आपने तोड़ी है तो आपको 2 साल की सजा मिलेगी, फाइन मिलेगा जो 1 लाख रुपए हो सकता है या फिर दोनों भी मिल सकते हैं। और जो दूसरा क्लोज है जिसके अंदर आपने शादी करी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में और सपिंडास के अंदर, तो आपको जो पनिशमेंट है वो मिलेगी 1 महीने की सजा, और फाइन, या फाइन कितना, 1000 रुपए का फाइन हो सकता है या फिर दोनों सजा। मतलब अगर आपने एज वाली कंडीशन तोड़ी है तो सजा ज्यादा है, और प्रोहिबिटेड रिलेशन और सपिंडाज की रिलेशनशिप तोड़ी है तो पनिशमेंट कम है। सपिंडाज वाली में 1 महीने की सजा है और एज वाली के अंदर 2 साल की सजा है। अब उसके बाद में आता है जुडिक्शन ऑफ प्रोसेस, तो 19 जो है उसके अंदर हमें पिटीशन फाइल करनी है। पिटीशन प्रेजेंट कहाँ होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। कब कब कहाँ कहाँ हो सकती है, तो जहाँ पे मैरिज हुई है वहां हो सकती है, जहाँ पे रेस्पोंडेंट है वो रिसाइड करता है वहां हो सकती है, जो पार्टीज है वो एक साथ रुकी थी जहां पर रिसाइड करती थी वहां हो सकती है, और जो वाइफ है वो जहाँ पर रहती है वहां हो सकती है। ठीक है। और एक क्लोज जो है लास्ट का, वो ये कहता है कि जो 7 साल तक नहीं सुना गया है उसका पति, तो वहां पर भी वो फाइल हो सकती है। तो जो 19 क्लोज है उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई है कि आप जो पिटीशन है डिवोर्स को लेकर वो कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं, कौन से जुडिक्शन के अंदर फाइल कर सकते हैं। अब जो 20 क्लोज है उसके अंदर आता है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, जिसके अंदर क्या होगा, जो वेरीफाई होंगी प्रोसीडिंग की वो सही तो है ना। कई बार क्या आजकल इतने फेक केसेस होते हैं तो उनको कंटेंट को वेरीफाई करना है,
तो वेरिफिकेशन 20 के अंदर हो जाएगा। 21 के अंदर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, जो हमारा सीपीसी है 1908 उसके अकॉर्डिंग। तो इसका नाम एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 1908 है। 21 ए जो है उसके अंदर दी गई है पावर टू ट्रांसफर द पिटीशन इन द सर्टेन केस। कुछ केसेस जो हैं उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पिटीशन है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब ट्रांसफर कैसे होगी, तो देखिए अगर दोनों पिटीशन साथ में आई है तो आप साथ में कर सकते हैं, पर अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट अलग है तो आप क्या करेंगे, जहां पे सबसे पहले जो केस इंस्टीट्यूट हुआ था वहां पर वो प्रिसीड करेगा, वो जीतेगा जहाँ पे पहले फाइल हुआ है। अब स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ट्रायल और डिस्पोजल ऑफ पिटीशन से। तो डिस्पोज कितने महीने में होगी, जो 6 महीने में तो उसका ट्रायल होना चाहिए, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है। 6 महीने में ट्रायल होना चाहिए और 3 मंथ्स में उसकी अपील हो हुआ के हियरिंग खत्म हो जानी चाहिए अपील की। तो 3 महीने अपील को दे रखे हैं और 6 महीने ट्रायल को दे रखे हैं। ये 21 बी के अंदर है। सी के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए जो स्टैम्प ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, वो सब डॉक्यूमेंट के अंदर चलेगा। 22 के अंदर प्रोसीडिंग दी गई है कि कैमरा के अंदर होनी चाहिए, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी और जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद ही होगी। और फिर भी आप तोड़ते हैं कि हाई कोर्ट की परमिशन ली ना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली, तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना है, जो फाइन है, जो देना पड़ेगा। अब 23 जो है जिसके अंदर डिग्री दी गई है प्रोसीडिंग की कि कोई एडवांटेज तो नहीं ले रहा है, कोई ने गलत तो नहीं फाइल कर दिया है, तो ये सब चीजें जो है उसके अंदर चेक करी जाएगी। अब उसके बाद में आता है 23 के अंदर रिलीफ है जो रेस्पोंडेंट का, तो वो रिलीफ है वो काउंटर क्लेम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आपने मान लो इस पे केस करा, ये है व्यक्ति नंबर 2, ये है हस्बैंड या फिर वाइफ। तो वाइफ, अगर आप हस्बैंड है वो वाइफ पे केस कर देता है, तो वाइफ है वो वापस भी इस पे केस कर सकती है, मतलब काउंटर क्लेम है जो वो कर सकती है। अब 24 जो 25 है वो मेंटेनेंस पेंडेंट लीट है, जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीडिंग के जो ट्रायल है उसके दौरान आपको मेंटेनेंस मिलेगी, उसका नाम मेंटेनेंस पेंडेंट लीट है। अब 25 जो है जिसका मतलब परमानेंट एलिमनी। एलिमनी क्या होता है, डिवोर्स हो गया होने के बाद आपको फिक्स अमाउंट मिलती है जो एक बार ही मिलेगी, उसको एलिमनी कहते हैं। मेंटेनेंस जो होती है वो आपको मंथली मिलेगी और ये भी डिवोर्स के बाद में दी गई है यहाँ पर। तो मंथली आपका, मंथली जैसे मान लो आपको 1,000 रुपए दे देगा वो, तो उसको हम मेंटेनेंस बोलेंगे। और जैसे मान लिया आपने 14 लाख में सेटलमेंट कराया हो, तो 14 लाख आपको एक साथ मिल गए, उसकी वो एलिमनी है। 26 में अंदर आता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है वो अकॉर्डिंग टू देयर विशेज होगी, जो जहाँ बच्चे चाहेंगे वहां वो रह सकते हैं। अब उसके बाद में ये देखिए 25 की, 24 और 25 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर भी याद रखते हैं और इनके अंदर जो है वो भी याद रखना है। परमानेंट एलिमनी 25 के अंदर दी गई है और पेंडेड लीट है वो 24 के अंदर दिया गया है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है, वो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी भी करी जाएगी, मतलब जो दो प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ ने मान लो मिलकर ली गई, तो उनको कैसे डिस्पोज किया जाएगा, ये 27 के अंदर दिया गया है। 28 के अंदर दिया गया है कि अपील और डिग्री जो होगी ऑर्डर की, तो कितने डेज में हो सकती है, तो 90 डेज के अंदर जो है अपील है वो हो सकती है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अपील कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ होगी, तो 90 डेज का टाइम यहाँ पे अपील को दिया गया है। 28 ए जो है एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर है कि एनफोर्स किया जाएगा डिग्री और ऑर्डर जो भी है, कोर्ट है वो डिग्री और ऑर्डर एनफोर्स कर देगी। 28 के अंदर दिया गया है। 29 के अंदर सेविंग है, सेविंग में आता है कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। और 30 के अंदर रिपील है, तो ये रिपील कौन से एक्ट से हुआ है, तो 1960 के जो अमेंडमेंट बिल है, जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे ही रिपील्ड हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने फटाफट इंडेक्स वाइज पूरा जो है अंदर का और ये जो सेक्शन नंबर है ये सब अच्छे से देख लिया। रिवीजन के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी।